जय श्री कृष्ण एवरीवन। क्या पढ़ा था भाई हमने लास्ट क्लास में मैंने आपसे कहा था कि मैं शुरू करूंगा। अब ये एक ऐसे सर्कुलर कॉइल टाइप है, इसकी रेडियस ले लीजिए आप r। इसमें करंट फ्लो हो रहा है I। कितना करंट है I। इसको जरा इमेजिन करिए क्या है ये। आधा तो जैसे एक टायर है, जैसे टायर, साइकिल का टायर, कॉइल है। आधा टायर ऐसे बाहर आ रहा है, आधा टायर दीवार के पीछे है, समझ गए ना। और करंट ऐसे बाहर की तरफ आ रही है, आपकी तरफ ऐसे होते हुए अंदर चली जा रही है। आधा टायर अंदर है, आधा टायर बाहर। क्लियर है। इसको ऐसे भी शो कर सकते थे हम कि ऐसे आधा बाहर और आधा डॉट 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 अंदर, और करंट ऐसे आ रही है बाहर की तरफ। क्लियर है। तो मैं इसको ऐसे शो कर दे रहा हूं, आप समझ गए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है। इससे एक्स डिस्टेंस पे ये सपोज कीजिए कि एक पॉइंट है एक्स डिस्टेंस पे यहां, और यहां आपको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या करनी है भाई, फाइंड। ठीक है। तो सर्कुलर कॉइल में करंट फ्लो कर रही है I, जिसकी रेडियस है R। ठीक है। उससे एक्स डिस्टेंस पे, उसकी एक्सिस पे सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये मुझे पता करना है। डेरिवेशन कर रहे हैं। ठीक है। चलिए भाई क्या करेंगे, बायो सवर्ट का यूज कर रहे हैं हम। तो आपको देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मैं मैग्नेटिक फील्ड जहां भी निकाल रहा हूं किसका यूज कर रहा हूं, सबसे पहले बायो सवर्ट का। क्लियर है ये चीज। तो बायो सवर्ट क्या कहता था, उसने तो छोटे से एलिमेंट के लिए दिया था, आइडियल के लिए। तो वही काम हमने यहां किया। मैंने ये छोटा सा टॉप मोस्ट वाला एलिमेंट लिया। देखो ये जो टॉप मोस्ट एलिमेंट है, छोटा सा ऊपर का पार्ट, समझ पा रहे हो कि नहीं। जैसे देखो ये कॉइल है, समझना मेरी बात को, ये कॉइल है। ठीक है। ये है कॉइल। तो इस कॉइल का टॉप मोस्ट छोटा सा पार्ट ऐसा लीनियर आएगा कि नहीं भाई। किसी कर्व का छोटा सा पार्ट क्या होता है, स्ट्रेट लाइन, है ना। तो सपोज करो ये मार्कर ही छोटा सा पार्ट है। ये मार्कर क्या है, छोटा सा पार्ट। या एक काम करो, चलो ये मार्कर ही क्या है, छोटा सा पार्ट है। बोलो समझ आ रहा है कि नहीं। ठीक है। तो ये छोटा सा पार्ट समझ रहे हो, करंट बाहर की तरफ है, इसमें छोटा सा पार्ट है, बहुत ही छोटा। क्लियर है। तो ये मेरा एलिमेंट है, बहुत ध्यान से मैं इसको ऐसे शो करूंगा। अब देखो ये मेरा एलिमेंट है, आइडियल वेक्टर। समझ पा रहे हो कि नहीं। ये जो बाहर वाला पोर्शन है इसको मैं शो करना चाह रहा हूं ऐसे, आइडियल वेक्टर। ये इसकी वजह से मुझे क्या निकालना है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान समझना, ये छोटा सा एलिमेंट है, ये छोटा सा एलिमेंट है। क्लियर है। ऐसे आपकी तरफ करंट आ रही है, इसमें बहुत ही छोटा सा है। ठीक है। इससे इधर की तरफ है ये पॉइंट, देखो इससे नीचे की तरफ है ना, इधर की तरफ ये पॉइंट है, ये रहा सपोज। ठीक है। इससे तो डायरेक्शन कैसे निकालते थे बताया था मैंने। जिधर करंट जा रही है उधर पाम को रखो ऐसे, उधर थंब को रखो ऐसे। याद आया नहीं आया, याद आ रहा है। क्लियर है ये चीज। थंब को रखते थे जिधर करंट जा रही है, और इसको किधर करते थे, अपनी पाम को जिस पॉइंट पे निकालना है। क्लियर है। जिस पॉइंट पे निकालना है, और फिर हल्का सा थप्पड़ मारते थे ऐसे करके, ऐसे स्लैप करते थे ना। तो देखो करंट किधर आ रही है, बाहर की तरफ। बोर्ड पे तो शो नहीं हो पा रहा, लेकिन आपको मैंने बताया करंट कैसे आ रही है, ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे अंदर से बाहर की तरफ होते हुए आ रही है, बाहर की तरफ। क्लियर है। तो थंब को किधर रखा, बाहर की तरफ। थंब रखा बाहर की तरफ, और जिस पॉइंट पे निकालना है उसकी तरफ किसको किया, फिंगर्स को ओरिएंट किया। क्लियर है। अंगूठा बाहर की तरफ है, थंब जिधर करंट आ रही है, फिंगर्स को ओरिएंट किया, और ऐसे स्लैप लगाया, हल्का सा स्लैप किया। तो इधर की तरफ आ रहा है, नियर डायरेक्शन, डीबीपी, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड इस एलिमेंट की वजह से। ये क्या एलिमेंट है मेरा, आइडियल एलिमेंट है। बोलो पक्का समझ में आएगी नहीं। क्लियर बात है। तो अब ये छोटा सा डीबीपी कितना होगा, मैं यहीं साइड में लिख रहा हूं, बहुत ध्यान सुनिएगा। छोटा सा μ0/4 आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या है, आर होती थी डिस्टेंस एलिमेंट से यहां तक की, और थीटा क्या होता था, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल। याद है ना। इस एक्चुअली हम इसे ऐसे लिखते थे, आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर की पावर 3 μ0/4। यही तो था, डीएल और आर के बीच का एंगल था थीटा, इसीलिए इसको लिख देते थे हम a क्रॉस b इक्वल टू ए बी साइन थीटा, है ना। आर क्यूब, ये एक आर से आर कैंसिल हो जाएगा तो आर स्क्वायर रह जाएगा, वही चीज। ये थीटा क्या होता था, थीटा होता था डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल। तो ध्यान से देखना, डीएल वेक्टर इधर की तरफ है, किधर की तरफ, इधर की तरफ, और आर वेक्टर इधर की तरफ है, इधर जा रहा है ना, ये ऐसे मेरी उंगली से शो कर रहा हूं मैं। ये मार्कर है डीएल वेक्टर और ये फिंगर है आर वेक्टर। कितना एंगल है दोनों के बीच में, शायद आपको ऐसे ना दिख रहा हो, लेकिन मैं इसको थोड़ा घुमा रहा हूं, बताना एंगल कितना है, 90 डिग्रीज। कहीं पे भी एलिमेंट ले लो और कहीं पे भी इसको मिलाओ, कहीं पे भी ले लो एलिमेंट, यहां से ले लो, यहां से ले लो, कहीं से भी एलिमेंट ले लेते, यहां पे कहीं से भी 90 डिग्री ही बनेगा ये एंगल, हमेशा थीटा 90 डिग्री बनेगा। ये बात समझ में नहीं आई तो फिर से समझा रहा हूं। ये छोटा सा एलिमेंट ऐसे मार्कर वाला लिया मैंने, पक्की बात है, और ये इधर की तरफ तो लेना है मुझे। कितना एंगल है, यहां से भले ही आपको ना दिख रहा हो, लेकिन इसको मैं ऐसे घुमा के दिखाऊं तो कितना एंगल है, 90 डिग्री। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, एक बात बताना। ये छोटा सा एलिमेंट है, देखना ये छोटा सा एलिमेंट दिखाया मैंने आपको। मैं ये कितना एंगल बन रहा है, कितना एंगल बना रहा है डस्टर इससे, ये देखो अब सामने से दिखाऊं, 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं, और हमेशा इतना ही बनाएगा कि नहीं, 90 डिग्री। इस पूरे को, डस्टर को इस पूरे मार्कर पे ऐसे घुमा लो, हमेशा कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री। अरे नहीं समझे मेरी बात, समझ पा रहे हो कि नहीं, हमेशा कितना एंगल बनाएगा, 90। अरे रखा तो परपेंडिकुलर ही है ना हमेशा। ये बिल्कुल ऐसी बात है जैसे हम सब लोग अर्थ पे कैसे रह रहे हैं,
ऐसे रहते हैं हमेशा 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे रहते हैं? जो यहां रह रहा है वो ऐसे रह रहा है, जो यहां रह रहा है वो ऐसे रह रहा है। अरे समझ आ रही है ना मेरी बात? ठीक है, हमेशा कितने डिग्री पे खड़े हुए हैं मर्द पे? 90 डिग्री पे, बिल्कुल वैसे ही। तो ये मार्कर है मेरा, ये मार्कर जो मैंने गोल गोल दिखाया था आपको, इस पे कहीं से भी खड़ा कर लो डस्टर को, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है हमेशा? 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। नॉर्मली बनना है ना, एकदम नॉर्मल 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 हमेशा कितने डिग्री पे होता है? 90 पे। तो ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूं, कहीं भी एलिमेंट ले लो आप। अब ये पूरा ऐसे करके था, अब एलिमेंट थोड़ा आगे लेना चाहो अगर तुम, कहीं भी ले लो। जैसे ये तो था यहाँ पे जस्ट वर्टिकल, जस्ट ऐसे इस वाले पोर्शन पे लिया मैंने ऊपर, थोड़ा सा आगे अगर लूं, अरे तो भी देखो थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा भाई। ऊपर था एलिमेंट ऐसा, अब रिंग ऐसे घूम जाती है ना, घूम जाती है, ऐसे घूमती है। थोड़ा नीचे एलिमेंट लूं तो, अरे तो भी तो 90 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का भाई? इसी पॉइंट पे तो जाना है जिस पे निकालना था भाई। यहां से निकालना था तो इस पे निकालना है, तो ऐसे फिंगर रखी थी। नीचे से निकालना तो ऐसे करनी पड़ेगी। अभी भी एंगल कितना है? 90 डिग्री। सबके लिए एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री। क्लियर है ये चीज? पक्की बात है? सोच के देख लो, सोच के देख लो, कैसे जैसे तुम्हारी इच्छा करे। ठीक है, तुम्हें अगर ऐसे करना है कि सर कॉइल को ऐसे मान लो, कॉइल है ये और पॉइंट यहां पे है भाई, इसको थोड़ा घुमा लिया फिगर को। ठीक है, मतलब समझो आधा आधा ऐसे बाहर आ रहा था, आधा किधर जाए? अंदर की तरफ। मैं इधर से देखूं साइड से तो मुझे पूरा सर्कल दिखाई देगा कि नहीं? और पॉइंट मेरा यहां पे, सपोज ये इधर से देख रहा हूं मैं, इधर की तरफ से, इधर मेरी आईज है तो मेरे को सर्कल दिखाई देगा और पॉइंट मेरी तरफ यहां दिखाई देगा मुझे। पॉइंट पी यहां पे और सर्कल ये। अब इससे देख लो, कहीं से भी सोच लो, अब तुम देख लो इस पॉइंट पे है तो इससे तो मैंने आपको बता दिया 90 डिग्री आएगा। कहीं से भी देख लो भाई, इस पॉइंट के लिए तो सब कुछ सिमेट्रिकल है ना। फिर भाई अगर मैं यहां से देखूं, अपना नजरिया बदल दूं, नजरिया बदल दिया, यहां से देखूं तो सर्कल दिखाई दिया और पॉइंट पी दिखाई दिया। अब पॉइंट पी के लिए पूरा सर्कल एक ही, सब कहीं भी ले लो एलिमेंट, यहां ले लो, यहां ले लो, पॉइंट पी के लिए सब सेम सिचुएशन है कि नहीं सबके लिए? तो एंगल कितना बनेगा? हमेशा 90 डिग्री। तो इसीलिए मैं इसको सीधे भी क्या लिख सकता हूं, चाहूं तो 90 डिग्री, चाहूं तो आप अगले स्टेप में लिख देना कि थीटा इज 90 डिग्री फॉर ऑल एलिमेंट्स। थीटा इज 90 डिग्री फॉर ऑल एलिमेंट्स। मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं। तो डीबीपी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है इतनी। साइन 90 कितना होता है? 1। तो अगले स्टेप में आप क्या लिखोगे? साइन 90 हटा देना अगले स्टेप में। पहला स्टेप साइन थीटा, दूसरे स्टेप में साइन 90, तीसरे स्टेप में सिर्फ इतना। बोलो समझ आएगी नहीं? पक्की बात है। तो डीबीए जो आ रहा है वो आ रहा है, कितना आ रहा है आपका? लिख दो यहां, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? पक्की बात है कि नहीं? ठीक है। अच्छा एक बात सोचो, अब अगर एक एलिमेंट ऊपर वाला ले रहा था मैं, तो एक एलिमेंट नीचे भी होगा कहीं, इस तरह से अंदर करंट जाती हुई इसमें से बाहर आ रही है, तो उसमें कहां जाएगी? अंदर की तरफ, अंदर जाते हुए। उसकी वजह से जो डीबी आएगा, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी है ना, उसकी वजह से जो आएगा वो इधर की तरफ होगा। भाई डीएल अंदर है उसमें और ये इधर है, कहते ना कैसे डायरेक्शन कैसे निकाल देते हैं? ये अंदर की तरफ करंट अंदर जा रही है, वही इसमें बाहर आ रही थी, तो इसमें घूम के कहां जा रही है? अंदर। अंदर की तरफ थंब कर लिया और फिंगर्स को ओरिएंट कर लिया जिधर निकालना है, और ऐसे स्लैप किया हल्का सा, तो हल्का सा स्लैप करके किधर आई वैल्यू? इधर। ये डीबीपी आया, डीबीपी डैश कह देते हैं सपोज इसको। दोनों सेम लेंथ की है, तो अगर ये डीबीपी है तो ये भी डीबीपी होगा। भाई सेम लेंथ की मैंने आईडीएल, यहां पे भी डीएल लिया मैंने, आईडीएल डीबीपी। अब समझना ध्यान से, अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा, ये वाला थीटा तो ये वाला भी थीटा, और ये वाला भी थीटा। थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा। कोई दिक्कत? क्लियर है ना? पक्की बात है? अरे पक्की बात है भाई, समझो ना बात को। ये ऐसे था, देखो ये कॉइल थी, ये रेडी, ये आर है और ये ऐसे, ये डीबी है, डीबीपी। ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा कि नहीं होगा? बताओ। क्यों सर, क्यों होगा 90 डिग्री? अरे तुम लोग जानते हो कि डीबीपी इज इक्वल टू डीएल क्रॉस आर। डायरेक्शन की बात करूं तो डीएल क्रॉस आर से आता था कि नहीं भाई? म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, यही तो है फॉर्मूला, 4 पाई आर क्यूब, यही तो था। तो डीएल क्रॉस आर, तो हम जानते हैं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो आर वेक्टर अगर ये है तो डीबीपी जो है, जो डीबीपी है, मतलब डीएल क्रॉस आर करके जो आंसर आ रहा है डीबीपी, वो आर वेक्टर से कितने डिग्री पे होगा? 90 डिग्री। क्योंकि हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर हमेशा 90 डिग्री पे ही आता है। क्लियर है? तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये वाला थीटा तो ये वाला भी थीटा, क्योंकि ये तो ऊपर जितना ही नीचे, ये जितना ही ऊपर उतना ही नीचे, ये थीटा, और ये पूरा 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। क्लियर है ये चीज? तो ये तो साइड में बताने वाली बात थी, ऐसे स्पेशली बताने की बात भी नहीं थी ये, बट स्टिल मैंने बता दिया। तो अब देखो इसके कितने कंपोनेंट हो जाएंगे? डीबी एक तो होगा डीबी साइन थीटा, डीबीपी साइन थीटा। क्लियर है? और डीबीपी साइन थीटा, और इसका इधर क्या होगा? डीबीपी कॉस थीटा, और इसका भी क्या हो जाएगा? डीबीपी कॉस थीटा। डीबीपी कॉस थीटा क्या हो जाएंगे? कैंसल। एड सिर्फ कौन सा होगा? डीबीपी साइन थीटा। तो ये बात आप लिखेंगे अब कि इसका जो आप खुद से लिख सकते हैं इस बात को कि डीबीपी कॉस थीटा विल बी कैंसल्ड। बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक इसी तरह कर रहे हैं, सोच के देख लो। चार्ज था उसमें चार्ज था, यहाँ करंट है, बस सेम टू सेम ऐसे ही हुआ था उसमें भी। क्लियर है? एक्सिस पे जब निकालते थे मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, याद आ रहा है कि नहीं? सेम टू सेम ऐसे ही हुआ था। क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आता था उसमें डायरेक्टली, ऐसे कैंसिल हो जाते थे ये वाले, सिर्फ ये वाला आंसर आता था। याद आ रहा है? बिल्कुल वही कर रहे हैं।
कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो ऐड सिर्फ किसको करना है, ये बात खुद अपनी लैंग्वेज में लिखनी है आपको, कॉस थीटा विल बी कैंसिल्ड, कॉस थीटा कंपोनेंट विल बी कैंसिल्ड, सो हेंस ओनली साइन थीटा विल बी इंटीग्रेटेड। मतलब जोड़ना सिर्फ किसको है, जुड़ेगा कौन, सिर्फ ये तो कट गए, ये तो माइनस हो गए, कैंसिल हो गए, ऐड सिर्फ किसको करना है, ऐड मतलब इंटीग्रेट किसको करना है, डीबीपी साइन थीटा को। तो अब ध्यान से समझिए डीबीपी क्या मतलब बीपी क्या आएगा, बहुत ध्यान से, बीपी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी डीबीपी साइन थीटा का इंटीग्रेशन। मेरी बात समझ में आई कि नहीं, क्योंकि साइन का ही इंटीग्रेशन करना है, कॉस तो कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्लियर है ये चीज, कैसे कैंसिल हो जाएगा सर, इस वाले का ये वाला कैंसिल करते रहे भाई, डायमेट्रिक है भाई, एक रिंग पे डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स होते हैं कि नहीं हमेशा, इसका डायमेट्रिकली अपोजिट ये है, इसका डायमेट्रिकली अपोजिट ये आएगा कहीं, इसका डायमेट्रिकली अपोजिट यहां आएगा, तो किसी के भी cos थीटा को डायमेट्रिकली अपोजिट वाला क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। बात समझ आ रही है कि नहीं, बिल्कुल जैसे कहां किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, बिल्कुल भाई, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा नहीं समझा रहा इसको, ठीक है, जैसे वहां किया था बिल्कुल वैसे यहां पे, तो सिर्फ साइन थीटा का इंटीग्रेशन किया जा रहा है। तो ध्यान से देखिए, डीबी की वैल्यू वही रख दो, म्यू नॉट आई 4 पाई, क्योंकि ये सब कांस्टेंट है। डीएल कितना हो जाएगा, डीएल तो डीएल ही रहेगा, डीएल तो डीएल ही रहेगा। आर कितना हो जाएगा, देखें ध्यान से, आर अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा आप लिख सकते हो कि कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा विल बी एक्स अपॉन आर, मानेंगे कि नहीं, एक्स अपॉन आर, सॉरी हाँ एक्स अपॉन कैपिटल आर, कॉट थीटा विल बी एक्स अपॉन कैपिटल आर, मानते हैं कि नहीं इस चीज को, मैं कुछ कर रहा हूं ध्यान से देखो, वेरिएबल चेंज कर रहा हूं बेसिकली, ध्यान से देखते जाओ बस। कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, एक्स अपॉन आर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर कहते हैं कॉट थीटा, तो एक्स कितना आ गया यहां से, आर कॉट थीटा, ठीक है, इसकी जरूरत पड़ सकती है। अच्छा और ध्यान से देखें, एक चीज और देखें कि साइन, ये जो है आप कर रहे हैं साइन थीटा, ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा कितना आएगा, साइन थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो एक्स अपॉन आर, ये हो गया एक। तो आर की वैल्यू क्या आ रही है, आर की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स कोसेक थीटा, है ना, जिसकी जरूरत पड़ेगी मैं बस पुट करूंगा और ज्यादा कुछ खास नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर ये एक्स मान रहे हैं, इसे आर मान रहे हैं, तो आर की वैल्यू आ रही है एक्स कोसेक थीटा, मतलब इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, क्लियर है। चलिए अब देखते जाइए जरा, ये जो एल है, चलिए अब जरा और ध्यान से देखें, म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा को वैल्यू पुट कर रहा हूं एक्स बाई आर, साइन थीटा की वैल्यू क्या पुट कर रहा हूं मैं, एक्स बाई आर, एक्सक्यूज मी एक सेकेंड, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये ध्यान से देखें, तो पुट करते हैं वैल्यूज, हाँ कहाँ चल रहे थे, तो हाँ साइन थीटा था, हाँ तो वैल्यूज पुट कर दीजिए, आर स्क्वायर है एक पहले से ही है, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी पुट की हमने, एक्स अपॉन आर, ओ सॉरी साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये ना आर, तो इसको आर कर दीजिए, सॉरी कैपिटल आर, ठीक है, तो ये कैपिटल आर हो जाएगा, ठीक है, तो ये इतना आ जाएगा, इंटीग्रेशन तो करना ही है, इंटीग्रेशन तो करना ही है, चलो इंटीग्रेशन ऐसे एज अ होल का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इंटीग्रेशन, ठीक। अब ध्यान से देखो, जो जो कांस्टेंट है बाहर ले लो, म्यू नॉट कांस्टेंट, आई कांस्टेंट, 4 पाई आर की पावर 3, आर भी कांस्टेंट है, स्मॉल आर कांस्टेंट है, हर जगह डिस्टेंस कितनी आएगी, स्मॉल आर कांस्टेंट है, कैपिटल आर भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन सिर्फ डीएल का बचा, तो लेंथ का इंटीग्रेशन कितना आएगा, 2 पाई आर, पूरे की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर, तो लिख रहा हूं मैं म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई। अब देखो स्मॉल आर को एक और चीज लिख सकते हैं, स्मॉल आर को ये भी लिख सकते हैं, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं, है कि नहीं, या अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर हाफ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ, ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ है और उसकी पावर 3 है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये इंटीग्रेशन जो लेंथ का आएगा कितना आएगा, 2 पाई आर, ध्यान से देखिएगा आंसर कितना आ रहा है, आंसर आने जा रहा है, आप थोड़ा स्टेप वाइज कर लेंगे इसको, तो आंसर देखिए 2 पाई से ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो आंसर आया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर ओवर 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2, और अब आपको ये आंसर रटा हुआ होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रटा हुआ। इसके हिसाब से हम ग्राफ बना देते हैं। अब ग्राफ कैसा बनेगा देखें ध्यान से, रटा हुआ होना चाहिए आंसर एकदम, ठीक है, ये एक्सेस है, ठीक है, और इस तरीके ग्राफ बनेगा। देखिए सेंटर पे वैल्यू होती है म्यू नॉट बाई 2r, सेंटर से इधर जाएंगे तो भी कम होती जाएगी, सेंटर से इधर जाएंगे तो भी कम होती जाएगी, दिस इज द ग्राफ। अगर इसमें आई करंट फ्लो करती है तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। डायरेक्शन कैसे है मैग्नेटिक फील्ड की मैं आपको बता दूं, अगर करंट ऐसे आ रही तो डायरेक्शन ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे चली जाती है, ऐसे आती है, ऐसे चली जाती है,
और वापस घूम के ऐसे आएंगी। डायरेक्शन पे और चर्चा मैं थोड़ी देर बाद करूंगा, है ना, मतलब थोड़ा बाद में करेंगे, शायद अगली वीडियो में, इसी वीडियो में थोड़ा लेट। ठीक है, समझ आ रहा है? ऐसे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्लोज हो जाती है लाइन्स। ठीक, कैसे पता करना है बताऊंगा, डोंट वरी, उसकी चिंता भी नहीं करनी। ठीक है, बाकी ये बता दिया मैंने आपको। इसका ग्राफ जो है वो इस तरीके का बनेगा कि सेंटर पे सबसे ज्यादा होता है, सेंटर से दूर जैसे जैसे जाएंगे कम होता चला जाएगा और फिर इनफाइनाइट पे हो जाएगा 0। तो ये x है और इधर भी x है। ठीक है, ये है मैग्नेटिक फील्ड B। इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट आई बाई 2r। सेंटर पे मैक्सिमम होता है, क्लियर है? सेंटर से दूर जाते जाते कम होता जा रहा है। सो दिस इज द ग्राफ, बना लीजिएगा। ये डायरेक्शन अभी शो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये एक्सिस है, इस तरीके से। क्लियर है ये चीज? चलें, तो इस पे तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन अगर आप करना चाहें तो एक क्वेश्चन इसका होमवर्क कर लीजिए आप, कि बताइए भाई यहाँ कितना होगा, कि इसमें करंट है 10 एम्पियर ऐसे करके, और इससे जो है 2 मीटर दूर है कोई पॉइंट, यहाँ एक वायर रखा हुआ है, यहाँ एक वायर रखा हुआ है, और ये वायर जो एंगल बना रहा है ये भी 45 है और ऊपर वाला भी 45 है। ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, इससे यहाँ से यहाँ तक की 10 मीटर्स। कितने मीटर्स? 10 मीटर्स, या 5 मीटर ले लीजिए, 5 मीटर्स डिस्टेंस है। ठीक है, तो पूछ रहा है आपसे कि बताओ इस पॉइंट पे कितना होगा। ठीक है, तो सोच समझ के करना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं जल्दबाजी में। इसकी वजह से डायरेक्शन जो आएगी मैं आपको बता देता हूँ, इसकी वजह से डायरेक्शन जो आएगी वो आएगी इधर की तरफ। ये पॉइंट P है, P पे इसकी वजह से डायरेक्शन आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, वो इधर आएगा, और इसकी वजह से बाहर आएगा, ये आप जानते हो, डॉट। तो थोड़ा सा आंसर इधर आएगा, थोड़ा सा डॉट। अपने आप मैं कन्वेंशन दे रहा हूँ आपको, इसे x मान लेना, इसे y मान लेना, और z को बाहर आते हुए मान लेना। मतलब बाहर मतलब z, k कैप, बाहर आ रहा है मतलब k कैप, और इधर आ रहा है मतलब i कैप। तो इसका आंसर i कैप और k कैप में आ जाएगा। गॉट माई पॉइंट और नोट? अरे पक्की बात है, पक्का समझ में आया? कर लोगे इस क्वेश्चन को? वो ये भी कर सकता है, यहाँ एक सेमी रिंग रख देगा और उसका सेंटर से बना देगा, तो फिर 3 की वजह से निकालना पड़ेगा, इसकी वजह से भी, इसकी वजह से भी, और इसकी वजह से भी, तीनों को ऐड कर देते। खैर ठीक है, छोड़ो, 2 का ही कर लो भी बहुत है। ठीक है, तो कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस, इसमें कुछ कोई ऐसा वो नहीं है, इसमें कुछ खास। ठीक है, पक्की बात है? चलिए भाई, बहुत ही बढ़िया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आप हेडिंग डालेंगे, डायरेक्शंस की बात मैं एक साथ करूंगा, बाद में करूंगा। ठीक है, या एक काम करते हैं, चलो पहले डायरेक्शन ही कर लेते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए। अब जरा लिखिए, हेडिंग लिखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाने के लिए, यहाँ पे कौन होगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए। तो प्रॉपर्टी समझ लीजिए। प्रॉपर्टी से पहले मैं आपको बार मैग्नेट की थोड़ी थोड़ी बातें बता दूं। देखो, बार मैग्नेट को मैं ऐसे शो करते हैं, सब लोग जानते हैं, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, एक तो होती है इसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ, मतलब जो तुम्हें आंखों से दिखाई दे रही है, ज्योमेट्रिकल लेंथ, और एक होती है इसकी मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ का मतलब है जो इसके मेन मैग्नेटिक पोल्स हैं वो कहां कंसंट्रेटेड है, उनकी पावर कहां पे है। तो इसका ये पोल कहते हैं ना, जैसे ये पोल साउथ है, ये पोल नॉर्थ है, तो वो एग्जैक्टली यहाँ नहीं होते एंड्स पे, वो थोड़ा अंदर होते हैं, यहाँ साउथ यहाँ और नॉर्थ यहाँ, थोड़ा सा अंदर। मतलब इसकी जो पावर है मैग्नेट की, मैग्नेटिक पावर, वो थोड़ा सा अंदर कंसंट्रेटेड होती है, यहाँ साउथ पोल, यहाँ नॉर्थ पोल, थोड़ा सा अंदर। इसे कहते हैं मैग्नेटिक लेंथ। इसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक लेंथ। और एक बात बता दूं, मैग्नेटिक लेंथ लगभग 84% ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ होती है। कितनी होती है? लगभग 84% ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ। ठीक है, तो ये बिल्कुल डायपोल की तरह है। जैसे आपने इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था, -q और +q, और बीच की डिस्टेंस होती थी l, या 2a कहते थे हम वहां पे, क्या कहते थे? 2a, याद आ रहा है ना? बिल्कुल वैसे ही है। वहां डायपोल मोमेंट क्या होता था? एक चार्ज ले लो और मल्टीप्लाई कर दो उसका इस लेंथ से, l से। l ले लो या 2a ले लो, कुछ भी ले लो। 2a लिया है तो 2a से मल्टीप्लाई करो, l लिया तो l से मल्टीप्लाई करो। क्लियर है? ऐसे ही यहाँ चार्ज की जगह हम डिफाइन, जैसे यहाँ -q +q होता था, यहाँ डिफाइन करते हैं -m साउथ को और +m नॉर्थ को। ये डायपोल है, इसका एक पोल है -q, एक पोल है +q, 2 पोल्स हैं इसलिए डायपोल, 2 पोल्स। क्लियर है? ऐसे यहाँ 2, ये मैग्नेटिक डायपोल है। साउथ की पावर को रिप्रेजेंट करते हैं -m से, इसकी पावर को रिप्रेजेंट करते हैं +m से। इसमें होता था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यहाँ होता है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, कैपिटल M से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? कैपिटल M से। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता था? वेक्टर होता था, P वेक्टर। यहाँ भी M वेक्टर होता है, याद रखोगे ये बात? ठीक है, इसका आंसर आता था किसी एक पोल की स्ट्रेंथ ले लो। स्ट्रेंथ कितनी है पोल की? Q। पावर कितना चार्ज है? 10 कूलम, 50 कूलम, कितना चार्ज है? Q चार्ज है, Q। इसकी स्ट्रेंथ कितनी है? m, +m +q। तो Q की जगह कौन आ गया? M। तो Q की जगह M आ जाएगा यहाँ पे भी, मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन दीज, LM, यानी मैग्नेटिक लेंथ। इसे कहते हैं डायपोल मोमेंट।
यहां डायरेक्शन किधर होती थी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, माइनस क्यू से प्लस क्यू। बिल्कुल ऐसे ही मैग्नेट पर किधर होती है डायरेक्शन, माइनस एम से प्लस एम। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी बात मैंने आपको बताई, क्लियर है। तो ध्यान से सुन लीजिए। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती क्या है कि अगर हम किसी हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल को, किसको, हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल को, पहले तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं डेफिनेशन, मैं एक हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल को किसी बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास छोड़ दूं, हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल, हाइपोथेटिकल नॉर्थ पोल क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अकेला नॉर्थ पोल कभी हो ही नहीं सकता। मैग्नेट हमेशा दो पोल में एग्जिस्ट करेगी, कभी अकेला पोल नहीं हो सकता। इस पर मैं चर्चा करूंगा बाद में, ठीक है। मतलब कभी भी, अभी आपको समझ में आ जाएगा, कभी भी अकेला पोल नहीं हो सकता, तो इसीलिए हाइपोथेटिकल बोल रहा हूं। अगर मान लो होता कभी जिंदगी में, उसको नॉर्थ के पास छोड़ दो, कई सारे छोड़ दो, मैं तो कह रहा हूं, तो जिन रास्तों पर ये ट्रेस करते हुए जाएंगे वो रास्ता किसको शो करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की लाइन को। बात समझ आ गई, ये मतलब है। अच्छा, इसकी डेफिनेशन और कैसे देते हैं, टेक्निकल डेफिनेशन क्या है इसकी, इसकी डेफिनेशन है कि एक इमेजिनरी कर्व है, ठीक है, कैसा, स्मूथ इमेजिनरी कर्व, स्मूथ इमेजिनरी कर्व, द टेंजेंट ऑन विच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइन। समझ आ गई, डेफिनेशन लिख सकते हो, समझ गए। प्रॉपर्टीज सुनो, जो मैग्नेट होती है, मैग्नेट में बाहर एयर में, मतलब इन एयर, ये लाइन हमेशा नॉर्थ से साउथ होती है। किधर होती है, नॉर्थ से साउथ, लिख लीजिए। इन एयर दीज आर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, क्लियर है। और लिखिए फिर अगला पॉइंट, इनसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, मतलब इस तरीके से, बाहर नॉर्थ से साउथ, फिर साउथ से नॉर्थ, इस तरीके से। समझ पा रहे हो कि नहीं, ऐसा, ठीक है, ऐसा हमेशा क्लोज लूप बनाइए। अगला पॉइंट लो, इट फॉर्म्स क्लोज लूप ऑलवेज, इट फॉर्म्स क्लोज लूप ऑलवेज, क्लियर है, इट फॉर्म्स क्लोज लूप ऑलवेज। नहीं आई बात समझ में, पक्की बात है। चलिए, अब इसके किसी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट बना दो तो वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है, किसको, बी कैप को, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, क्लियर है। जैसे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन शो करता था, किसको शो करता था वहां, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को या फोर्स को, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन या फोर्स को रिप्रेजेंट करता था, क्लियर है। लेकिन यहां सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, फोर्स को रिप्रेजेंट नहीं करता, क्योंकि यहां अकेला पोल एग्जिस्ट करते नहीं, तो फोर्स किस पे लगेगा भाई। अकेला नॉर्थ पोल होता तो उस पर फोर्स लगता, अकेला नॉर्थ पोल हो ही नहीं सकता भाई। तुमने यहाँ छोटी सी मैग्नेट रख दी मान लो इस पॉइंट पे, भाई पॉइंट का मतलब पॉइंट होता है, पॉइंट मतलब बहुत छोटी जगह, तो इतनी छोटी अगर मैग्नेट तुमने यहाँ रख दी भी छोटी सी, नॉर्थ और साउथ है उसमें दो छोटे छोटे, तो वो इतने पास हैं कि जितना फोर्स नॉर्थ को लगेगा उतना ही साउथ को अपोजिट लगेगा, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो। समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है। तो यहां तो भाई अकेला चार्ज हो सकता था प्लस क्यू, उस पर फोर्स लग सकता था, माइनस क्यू हो सकता था, उस पर फोर्स लग सकता था। यहां अगर इस पॉइंट पे, पॉइंट मतलब छोटी सी मैग्नेट रखनी पड़ेगी, क्योंकि पॉइंट की बात कर रहे हैं, पॉइंट पे अगर तुमने मैग्नेट रख भी दी तो नॉर्थ भी है साउथ भी है, जितना उस पर इधर लगेगा उतना इस पर इधर लगेगा, नेट फोर्स जीरो। तो फोर्स की बात नहीं करते हम यहाँ पे, यहाँ सिर्फ टेंजेंट क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं वो, सॉरी, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फील्ड, नहीं समझ पाए, या लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फील्ड या लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है। इसका नाम मैग्नेटिक फोर्स लाइंस नहीं होता। देखो इस वाली लाइंस को हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बोलते थे, यहां तो कह दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या कह दो लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी कह सकते थे, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन भी कह सकते थे, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। लेकिन यहां सिर्फ फील्ड बोलते हैं, फोर्स नहीं बोलते, क्योंकि यहां फोर्स नहीं होता। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो दोनों को अलग कर रही है, ठीक है। वो क्या होता था, ये वाली एक पॉइंट से शुरू होती थी, एक पे खत्म होती थी, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। मैंने कहा था कंजर्वेटिव फील्ड वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने पढ़ी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन जो होती है, जो कंजर्वेटिव होती है, वो कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, जबकि ये क्या करती है, हमेशा क्लोज लूप बनाती है, क्लियर है, ऐसा, ठीक है। तो अच्छा भाई, ये भी जो है कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। अगर तुमने इसे इंटरसेक्ट करा दिया तो एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट बन जाएंगी, यानी एक ही पॉइंट पे दो मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा तो होता नहीं है। बोलो मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। और भी बातें हैं भाई कि ये लेंथ में सिकुड़ने की कोशिश करती हैं, जैसे सपोज नॉर्थ है, ये साउथ है, नॉर्थ से कुछ इस वाले साउथ में चली गई, अब ये लेंथ में सिकुड़ने की कोशिश करती हैं, दे ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ। तो लेंथ में कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तभी तो अट्रैक्शन होगा अपोजिट पोल्स में, ठीक है। सो दे ट्राई टू कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ, हेंस अपोजिट पोल्स फेस अट्रैक्शन, क्लियर है। ऐसे ही साइडवेज क्या करेंगे, रिपल्शन, ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, इधर से आ रही थी, ये भी आ रही थी, जैसे एक दूसरे की तरफ आई तो साइडवेज रिपल्शन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, साइडवाइज रिपेल कर जाते हैं, इसलिए लाइक पोल्स में क्या होता है, रिपल्शन होता है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर कहीं पे निकालना है तुमको मैग्नेटिक फील्ड, अकेली मैग्नेट की वजह से इधर होता, दूसरी मैग्नेट की वजह से इधर होता, तो ना तो इधर होगा ना इधर होगा, दोनों का रिजल्टेंट आएगा आंसर बीच में कहीं। बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं। तो सुपर पोजिशन को फॉलो करता है, किसको फॉलो करती है, सुपर पोजिशन। एक लाइन ऐसे होती है, एक लाइन ऐसे होती, तो
ना ऐसे होगी ना ऐसे होगी, बीच में आ जाएगी कहीं, मतलब वेक्टर रिजल्टेंट, यानी सुपर, जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में बताया था आपको, सेम टू सेम वैसी प्रॉपर्टी ये वाली, ठीक है, क्लियर है। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज है, कोई पूछता नहीं है सिर्फ, लेकिन बतानी पड़ती है, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है, इतना समझ में आया। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से हम शो करते हैं किसको, मैग्नेटिक फील्ड को। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, हमने वायर पढ़ लिया और रिंग पढ़ ली, यही दो चीज पढ़ी है। इनकी वजह से देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेगी। अब देखो वायर, ये वाला जो है सपोज ऐसे करके डॉट, करंट बाहर की तरफ आ रही है, वायर है इनफाइनाइट वायर, ठीक है, बाहर की तरफ करंट आ रही है, वायर है, समझ में आ रहा है। तुमसे पूछा इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो तुमने कहा सर देखो जिधर करंट होती है उधर अंगूठे को रखते हैं, जिस पॉइंट पे निकालना होता है उधर ऐसे करते हैं और ऐसे स्लैप करते हैं हल्का सा। तो तुमने कहा सर इधर आ रही है डायरेक्शन। फिर मैंने तुमसे पूछा अच्छा इस पे बताओ, इस पॉइंट पे पी पे इस पे किधर आएगी। तुमने कहा सर ऐसे, थंब को रखते हैं करंट की तरफ, ऐसे ऐसे, सर ऐसे। फिर मैंने पूछा इस पे बताओ, तो तुम कहोगे सर ऐसे, वैसे ही करोगे, ऐसे करके, ऐसे, यहाँ पे ऐसे। तुम देखोगे पूरा एक सर्कल बन जाएगा, एक्चुअली सर्कल की टेंजेंट। तो सर्कुलर लाइंस होती है इसमें भाई, अगर तुम पूरा हाथ एक साथ ही घुमा दो तो सर्कल बन जाएगा कि नहीं भाई। इस पॉइंट पे घुमाया, फिर इस पे घुमाया, फिर इस पे घुमाया, ऐसे करने से अच्छा एक बार में पूरा घुमा दो, तो क्या बनेंगी, सर्कुलर लाइंस, जिनके सेंटर पे ये वायर होगा। कैसी लाइंस बनेंगी, सर्कुलर होती है बेटा इसकी, क्लियर है। तो अगर ऊपर करंट जा रही है तो ऐसा बनेगा सर्कल, ऐसा, ऊपर करंट है तो ऐसा ऐसा, मतलब सर्कल की जो डायरेक्शन है वो ऐसी होगी, ठीक है, ऐसी कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे। तो इसका लिख लीजिए, इनफाइनाइट वायर जो होगा या वायर जो होगा उसकी कंसेंट्रिक सर्कल लाइंस बनती है। ऊपर करंट जा रही है तो ऐसे, और अगर नीचे जा रही होती करंट तो डायरेक्शन ऐसे आती है, ऐसे उल्टा सर्कल बनता, मतलब इधर जाता हुआ सर्कल उधर। बस एरो को उल्टा करना पड़ेगा, एरो को क्या करना पड़ेगा, इस वाले एरो को उल्टा, दोनों एरो उल्टे हो जाएंगे, तीनों एरो, ठीक है। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं जिनके सेंटर पे कौन है, वायर होता है, क्लियर है। अब रिंग की बात कर लेते हैं। रिंग ऐसे रखेंगे, देखो हम लोग ऐसे, ये बाहर की तरफ आता हुआ, पीछे वाला पार्ट दीवार के अंदर की तरफ है, ठीक है। तो देखो इसमें शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको कैसे करना है। चलो ऐसे करके देखो, जैसे मुझे एक रिंग दिखाई दे रही है ऐसे करके आती हुई, मतलब रिंग है भाई, मैं इधर से देखूंगा तो मुझे ऐसे दिखाई देगा कुछ कुछ, ठीक है। करंट जिसमें ऐसे करके जा रही है, रिंग ही तो है ये। तो हाथ को ऐसे घुमाओ, अगर ऐसे हाथ घूम रहा है तो थंब किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, मतलब इसमें से लाइंस निकलेंगी, इसमें से लाइंस। हाथ ऐसे घूम रहा है, हाथ को घुमाओ तो थंब क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ध्यान सुनना, देखो वायर में क्या किया था, थंब की करंट फिक्स रहती थी, करंट फिक्स है मतलब घूम नहीं रही करंट, इसमें करंट घूम रही है, देखो करंट क्या कर रही है, इसमें घूम रही है, इसमें करंट फिक्स है, इसमें करंट फिक्स थी, मैग्नेटिक फील्ड घूमता है, देखो ऐसे करके। यानी थंब तो बताती थी करंट, और ये उंगलियों का जो कर्ल है वो क्या, उंगलियों को जब हम कर्ल कर रहे हैं ये क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। इसमें उल्टा है, इसमें कर्ल करो करंट को, इसमें करंट सीधी थी, मैग्नेटिक फील्ड को कर्ल कर देते ऐसे, ठीक है। इसमें करंट कर्ल हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, मतलब बाहर आता हुआ, बाहर आता है। लाइंस बाहर किससे आती है, नॉर्थ से, तो ये नॉर्थ की तरह बिहेव कर रहा है, किसकी तरह बिहेव कर रहा है, नॉर्थ की तरह, नॉर्थ की तरह। और अगर ऐसे जा रही है करंट उल्टा, क्लॉकवाइज जा रही है, तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज जा रही है तो हाथ को ऐसे करो कर्ल, तो थंब अंदर जा रहा है, अंदर किस में जाती है, फील्ड लाइंस अंदर किस में जाती है, साउथ में जाती है, किस में जाती है, साउथ में। तो ये साउथ की तरह बिहेव कर रहा है, किसकी तरह, साउथ। तो देखो जो इसको इधर से देखेगा उसको ये एंटी क्लॉकवाइज वाला केस लग रहा है, इधर से उसको नॉर्थ दिखाई देगा ये, और जो इसे इधर से देखेगा उसे साउथ। तो देखो लाइंस नॉर्थ से निकली हवा में, साउथ में आके घुस गई वापस ऐसे। तो ऐसे फील्ड लाइंस बनती है इसकी, और लंबा चक्कर लगा के वापस आएगी। ये वाली बीचों बीच से बिल्कुल सीधी जाती है एकदम, फिर इधर से ऐसे करके नॉर्थ से निकलेगी और साउथ से ऐसे वापस आएगी, नॉर्थ से निकलेगी साउथ से वापस, नॉर्थ से साउथ से वापस, इस तरीके से, ठीक है। समझ आ रही है किसकी फील्ड लाइन शो करी मैंने, रिंग की वजह से। किसकी वजह से, रिंग की वजह से। इसको और अगर प्लेन में शो करना चाहूं तो देखो, जैसे ये मेरी रिंग है, ये क्या है मेरी रिंग, तो दिखा रहा हूं, देखो करंट ऐसे जा रही है, सपोज करो करंट ऐसे जा रही है, करंट ऐसे, समझ रहे हो ना, ऐसे रिंग ऐसे ऐसे करंट जा रही है ऐसे, समझ आ गया होगा। तो देखो यहां पे सर्कुलर लाइंस होती है, सर्कुलर फील्ड लाइंस, फिर सर्कल डिस्टर्ब होता चला जाता है, बीचों बीच वाली लाइन एकदम सीधी जाती है, ये सर्कुलर परफेक्ट, इस तरीके से। समझ पा रहे हो कि नहीं। अब करंट कैसे जा रही है, ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे ऐसे बताया ना मैंने, ऐसे। तो हाथ को ऐसे घुमाया, ऐसे ऊपर की तरफ, मतलब लाइंस ऊपर निकल रही है, देखो ऊपर से निकल रही है, मतलब ये नॉर्थ की तरफ बिहेव कर रहा है, साउथ की तरह नीचे से बिहेव कर रहा है, बिहेव कर रहा है नॉर्थ साउथ की तरह। नॉर्थ साउथ बना नहीं है, पहले याद रखना, बिहेविंग एज नॉर्थ, ठीक है। तो ये देखो, ये नीचे से एंटर, ऊपर से एग्जिट, नीचे से वापस एंटर, हमेशा, क्योंकि कैसा लूप बनाती है, क्लोज लूप। अब ये मत सोचना सर ये आपने तो अधूरा छोड़ दिया,
है ना, ये मैं सोच रहा हूँ अधूरा छोड़ दिया, वो लंबा नहीं बना सकता ज़्यादा मैं, ठीक है, ऐसा करके जितनी इधर बनाओ उतनी इधर बनाना, जितनी इधर बना रहे हो उतनी इधर बनाना, मैंने हो सकता है कम ज़्यादा कर दी हूँ, ठीक है, जितनी इधर उतनी इधर। तो ये किसकी वजह से, रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। बोलो समझ आ गया कि नहीं। तो देखो रिंग के पीछे देखो चाहे ऊपर देखो, नीचे देखो चाहे ऊपर, डायरेक्शन हमेशा ऊपर की तरफ ही है, इधर है ऊपर। मतलब इसीलिए मैं क्या कर रहा था, ये समझ आ गया, पक्की बात है, मिटा दूं इसको। यहाँ पे परफेक्ट सर्कल है, बीच में जस्ट स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे हाइपरबोला भी बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, हाइपरबोला जैसे, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो इसको हटा रहा हूं मैं। तो जो मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया था कभी ऐसा करके, याद करो, अभी ऐसा ग्राफ बना के दिखाया था ना, ये ऐसे करके, तो वो मैं क्यों भाई रिंग के इस साइड भी पॉजिटिव ले रहा हूं, उस साइड भी पॉजिटिव ले रहा हूं, इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर से ऐसे जा रहा है तो वापस भी ऐसे ही आएगा, मतलब डायरेक्शन सेम है, प्लस आई कैप। भाई इधर से गया तो वापस भी तो ऐसे ही आएगा, तो डायरेक्शन सेम है, इसीलिए ये ऊपर तो ये वाला भी ऊपर। डायरेक्शन अपोजिट होती तो ये पोर्शन नीचे बनाता मैं ऐसे, और ये वाला पोर्शन ऊपर बनाता, लेकिन डायरेक्शन सेम है इसलिए ऐसे बना रहा हूं। क्लियर है ये चीज, बोलो समझ में आएगी नहीं। डायरेक्शन वाला फंडा क्लियर हो गया, पक्की बात है, पक्का डायरेक्शन समझ में आ गई। तो आज के इस लेक्चर में बहुत ज्यादा कवर नहीं कर रहे हम लोग।